नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया हैं। तो चलिए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के बारे में। तो जिसमें कि काफी बढ़ोतरी लगातार देखने को मिल रही है। तो पिछले साल भी काफी बढ़ोतरी देखने को मिली थी जब पैंडेमिक की सिचुएशन हो चुकी थी, और अभी भी देखो सेकेंड वेव आया है, तो जिसके चलते ना लॉकडाउन जैसी संभावनाएं ऐसी लग रही है कि संभावनाएं हैं। तो इसके चलते भी मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। तो हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो इसमें इजाफा देखने को मिल रहा है। तो अभी ये $581 बिलियन के आसपास अभी ये इतनी रकम हो चुकी है हमारे रिजर्व में। तो ये होता क्या है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, इसके बारे में चर्चा करते हैं। और कैसे यहाँ पर जो है ना पैसा राइज करता है इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमी का। इसके बारे में तो हर एक इकोनॉमिस्ट को पता होना चाहिए, अच्छे से पता होना चाहिए कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कैसे काम करता है। हर एक देश का अपना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है। ओके, हर एक देश का अपना अपना होता है, और अपने अपने हिसाब से उसकी मार्केट के हिसाब से उसकी वैल्यू कम होती है या फिर ज्यादा होती है। ओके, तो अभी हम इसी मुद्दे के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं लेक्चर की। तो देखिए सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है तो वो क्या होता है। तो देखिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को हम फॉरेक्स रिजर्व भी बोलते हैं या फिर एफएक्स रिजर्व भी इसको बोलते हैं। इसमें ज्यादातर पैसा जो रखा जाता है ना वो कैश की फॉर्म में रखा जाता है। इसके अलावा और भी यहाँ पर रिजर्व एसेट्स होते हैं, कमोडिटीज होती है, जिनके मायने में जो है ना पैसा रखा जाता है। तो किसके द्वारा रखा जाता है ये पैसा, या फिर किसके द्वारा रखे जाते हैं ये एसेट्स? ये रखे जाते हैं हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसको हम की भारत का सेंट्रल बैंक बोलते हैं। ओके, तो कुछ यहाँ पर कैश होता है, कुछ यहाँ पर गोल्ड के फॉर्म में पैसा रखा जाता है। ओके, तो और भी यहाँ पर मॉनेटरी अथॉरिटी होती है जिसके मतलब फलस्वरूप जो है ना पैसा रखा जाता है। जो भी यहाँ पर अवेलेबल हो, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की कंडीशन के हिसाब से, जो भी किसी देश की जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, कितना इंपोर्ट हुआ, कितना एक्सपोर्ट हुआ, ओके, उसके जो है ना उसके हिसाब से कितना यहाँ पर पैसा करेंसी आई भारत में, कितनी बाहर गई। तो ये सब यहाँ पर डिपेंड करता है, इन सबका इन्फ्लुएंस होता है। मतलब कि जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट होता है उसके हिसाब से। ओके, तो वैल्यूएशन में जब भी हम करेंसी के थ्रू एक्सचेंज करते हैं, जैसे एक जगह से दूसरी जगह कोई करेंसी मतलब वैल्यूएशन करते हैं, जैसे हम देखो $1 के प्रति अभी जो हमारा जो रुपया है ना वो 75 रुपीज तक पहुंच गया है। तो अभी एक हफ्ते पहले ये 73 के आसपास था, तो ₹2 का उछाल यहाँ पर देखने को मिला। ओके, जिसके चलते सीधी सीधी बात हमारे सामने आ रही है कि हमारा रुपया कमजोर हो गया और जो यूएस डॉलर है ना वो मजबूत हो गया। तो अभी हमें 75 रुपीज दे के ना फिर $1 खरीदना पड़ रहा है। तो पहले 73 में बात बन रही थी, अभी ₹2 और देने पड़ रहे हैं, तो हमारी करेंसी की वैल्यू और कम हो गई, और जो यूएस डॉलर है उसकी उसकी वैल्यूएशन और राइज हो गई। ओके, तो ये सब चीजें हैं मतलब कि जिनके बिना पर ना हम यहाँ पर हमारी फाइनेंशियल मार्केट्स में जो यहाँ पर इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस होता है उसको भी मेंटेन करके चलते हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है कि अगर किसी इन्वेस्टर्स के द्वारा जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है हमारे देश की इकोनॉमी में, ओके, तो ये सब चीजें यहाँ पर डिपेंड करती है। तो भारत में जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है इसमें एक से ज्यादा यहाँ पर करेंसी करेंसी के रूप में भी हम पैसा रिजर्व करके रखते हैं, और ज्यादातर हम यूज करते हैं यूनाइटेड स्टेट का डॉलर। इसके अलावा बहुत कम एक्सटेंट तक हम यूरो भी यूज करते हैं। अब पहले तो ये समझो कि ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का मतलब क्या है। तो मैं बिल्कुल एक सिंपल सी आसान सी एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे देखो आपके पेरेंट्स पैसा कमाते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जब वो पैसा कमाते हैं कि तो सारा का सारा पैसा एक महीने भी उसको मतलब खत्म कर देते हैं। उसमें से उन्होंने पूरी प्लानिंग बनाई होती है कि इतना पैसा कम से कम हम सेव रखेंगे, या फिर ऐसे कह लो कि रिजर्व पे रखेंगे। तो क्यों रखेंगे? इसलिए रखेंगे कि आगे आने वाले समय में बच्चों के काम आएगा। आगे आने वाले समय में और भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी जिसको कि निभाना आसान रहेगा अगर रिजर्व पे पैसा रहेगा थोड़ा बहुत। ओके, तो इसके अलावा बाकी के जो ना वो खर्चा हो जाएंगे, और कुछ पैसा जो है वो बचा रहेगा सेविंग के रूप में, रिजर्व के रूप में। और इसमें और मैं एग्जांपल्स देता हूँ। कुछ पेरेंट्स ऐसे करते हैं कि प्रॉपर्टीज वगैरह खरीद लेते हैं, उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, पता है कि आने वाले समय में वैल्यूएशन बढ़ जाएगी, जितना आज इन्वेस्ट किया है ना उससे काफी ज्यादा ही मिलेगा। कुछ जो है पेरेंट्स एफडी वगैरह करवा देते हैं बैंक में कि जितना ब्याज लगेगा तो आज के 10 साल बाद ही अगर मैं पैसा निकालता हूँ तो ज्यादा ही मिलेगा पैसा। कुछ लोग जो है ना यूएस डॉलर में भी इन्वेस्ट करते हैं। ओके, तो जैसे आप किसी ज्वेलरी की दुकान पे जाओ ना, तो वहां पर अगर आप कोई डॉलर या यूरो देते हो तो वो उसके बदले में आपको पैसा दे देता है। तो जो आपसे यूएस डॉलर वो ले रहा है ना, तो वो उसमें एक तरीके से इन्वेस्ट ही कर रहा है। ओके, वो इकट्ठा करता जाएगा स्टॉक यूएस डॉलर्स का, और देखेगा जिस दिन
हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो गई, जिस दिन और महंगा हो गया यूएस डॉलर, तो उस दिन वो अपना स्टॉक सभी सारा का सारा स्टॉक बेचेगा मार्केट में, करेंसी मार्केट में। मतलब वहां पर उसको मुनाफा होगा क्योंकि उसने यूएस डॉलर पे इन्वेस्ट किया या फिर यूरो पे इन्वेस्ट किया। ओके, तो कहने का मतलब देखो, मैं एक एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं कि हर एक ने जिसने भी इन्वेस्ट किया है ना, तो उसको आने वाले समय में मुनाफा ही देखने को मिल रहा है, उसकी वैल्यूएशन बढ़ ही रही है, कम नहीं हो रही है। ओके, तो बिल्कुल इस तरीके से ना हमारा जो आरबीआई ना, तो वो भी एक रिजर्व बना के चलता है जिसको हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बोलते हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज कहने का मतलब जैसे करेंसी एक्सचेंज रेट होता है ना, कि हमारा $1 जो है ना उसके मुकाबले में 75 रुपीज लगेंगे। इसके अलावा अगर आप पाकिस्तान से एक्सचेंज रेट कर लो तो डबल हो जाता है, हमारा ₹1 वहां का ₹2 हो जाता है। ओके, तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर जो ना वैल्यूएशन बढ़ती जाती, जिसमें भी हमने इन्वेस्ट किया होता है, जिसमें भी आरबीआई ने इन्वेस्ट करके जिस भी स्टॉक में पैसा रखा होता है अपने पास, जिस भी फॉर्म में एसेट जो है अपने पास रखे होते हैं, जब भी कुछ भी यहाँ पर वैल्यूएशन में राइज देखने को मिलता है फॉरेन करेंसी एसेट में या किसी दूसरी चीज में, तो यहाँ पर भी जो है ना राइज देखने को मिलता है, वैल्यूएशन बढ़ जाती है। आई होप बात पकड़ में आ रही है आपके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं कि अभी कितना राइज देखने को मिला। तो जो कुल राइज हुआ है ना, तो वो हुआ है 4 बिलियन 4.3, ओके, $4.344 बिलियन के आसपास का कुल राइज देखने को मिला, जिसके चलते जो टोटल अमाउंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में बन गई है वो $581.283 बिलियन बन गई है एक हफ्ते में ही। तो ये 9 अप्रैल का डाटा है। तो ये डाटा किसने दिया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही देगा, क्योंकि यही तो रख रहा है। ओके, तो यही डाटा शो करेगा कि इतनी करेंसी जो है वैल्यूएशन मेरे पास हो चुकी है। तो ये अभी ये जो $4 बिलियन के आसपास की जो बढ़ोतरी हुई है, तो कैसे हुई? तो इसके बारे में कहा गया है रिपोर्ट में कि ज्यादातर जो फॉरेन किटी है ना, तो उसी में वृद्धि देखने को मिली। तो फॉरेन किटी में क्या चीज आ जाएगी? कोई भी चीज हो सकती है। जैसे यहाँ पर सबसे पहले बात कर रहे हैं फॉरेन करेंसी एसेट की। ओके, तो फॉरेन करेंसी एसेट, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर यूएस डॉलर की ही बात कर लूं, जिसके बारे में मैंने अभी बताया कि वैल्यूएशन बढ़ गई है, उसकी यहाँ पर जो यूएस डॉलर की जो वैल्यू है तो वो राइज हो गई है। ओके, और इसके अलावा और भी काफी करेंसीज है जिनकी वैल्यूएशन राइज हो, जिसके चलते जो कुल इजाफा यहाँ पर देखने को मिला है फॉरेन करेंसी एसेट्स में, तो वो $3 बिलियन के आसपास का हो गया है। तो कहने का मतलब जितने भी तरीके से आरबीआई एसेट्स में यहाँ पर पैसा रिजर्व करके रखता है ना, तो उसमें से सबसे पहली जो चीज आती है वो क्या है? फॉरेन करेंसी। तो ज्यादा यहाँ पर बढ़ोतरी उसी की वजह से हुई है। देखो टोटल $4 बिलियन के आसपास है ना, तो 3 बिलियन तो यहीं से निकल रहे हैं फॉरेन करेंसी एसेट से, मतलब जिसको हम यूएस डॉलर बोले या यूरो बोले, कहीं पर भी अगर पैसा रखा होगा तो उनकी वैल्यू बढ़ी, जिसके चलते मतलब कि यहाँ पर भी उछाल देखने को मिला। तो आपकी जेब में एक यूएस डॉलर होगा तो उसमें तो आपको ये नजर आएगा ना, मेरे ₹2 बढ़े, जो 73 से 75 हो गया। लेकिन जिसके पास जो डॉलर है वो भी बिलियंस के हिसाब से है, तो हमारे अगर आरबीआई की बात करें तो बिलियन या मिलियंस के हिसाब से यूएस डॉलर उसने रिजर्व पे रखे हैं। तो अगर ₹2 का फर्क पड़ता है तो कितनी वैल्यू चली जाएगी? ओके, तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है बातें समझना। और अभी जो है ना $3 बिलियन का जो जो इजाफा है वो सिर्फ और सिर्फ फॉरेन करेंसी एसेट के चलते ही हुआ है। ओके, तो फॉरेन करेंसी एसेट्स में दो चीजें होती हैं, एप्रिसिएशन भी होता है, मतलब इनकी वैल्यू राइज भी होती है, और डेप्रिसिएशन भी होता है, इनकी वैल्यू कम भी होती है। अगर देखो डेप्रिसिएशन हो जाएगा ना, तो हो सकता है कि $4 बिलियन मतलब 2 हफ्तों के बाद ये वैल्यू आपको और कम हो सकता है कि $2 बिलियन के आसपास हो जाए। ओके, तो इस तरीके से इजाफा और यहाँ पर कमी जो है ना वो चलती रहती है। ये यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या कीमत मिल रही है। अगर मैं अपने रुपए की बात करूं तो हमारे रुपए की कितनी कीमत लग रही है अंतरराष्ट्रीय बाजार में। ओके, अलग अलग मुद्राओं के हिसाब से। तो यहाँ पर यूरो की बात कर लो चाहे पाउंड की बात कर लो, तो पाउंड स्टर्लिंग हम इसको बोलते हैं, जिसकी भी काफी वैल्यू निकलती है। तो अगर मैं बात करूं एक पाउंड की ना, तो वो कम से कम भी जो है 90 या 95 रुपीज के आसपास है। ओके, तो अगर मैं यूरो की बात करूं तो वो भी 88 89 के आसपास है। ओके, अगर मैं रुपीस की बात करूं तो ये येन किसकी करेंसी है? इसका आंसर करें मुझे कमेंट बॉक्स में। तो इसकी भी वैल्यूएशन ठीक ठाक है। ओके, तो ज्यादातर जो फोकस होता है ना आरबीआई का, वो यूरो या फिर जो है डॉलर, उसी के ऊपर होता है। ज्यादातर हम चीजें यहाँ पर डॉलर के हिसाब से एक्सप्रेस करते हैं फॉरेन एक्सचेंज में। ओके, तो बहुत ही अहम रोल अदा करती है फॉरेन करेंसी एसेट जो होती है किसी भी देश की, जब उनके फॉरेन एक्सचेंज में बढ़ोतरी होती है या फिर कमी होती है। इसके अलावा और भी बात की जा रही है कि अभी जो बढ़ोतरी हुई है, इसका कुछ रीजन आरबीआई के द्वारा भी कहा जा रहा है कि आरबीआई ने अभी हाल ही में करेंसी मार्केट में इंटरवीन किया था। ओके, जिसके चलते हमारी करेंसी डेप्रिशिएट होगी, दूसरे की बढ़ गई। तो ये ऐसा कैसे होता है? ऐसा इस तरीके से होता है, जब भी आरबीआई यूएस डॉलर को बड़ी मात्रा में खरीदता है ना अंतरराष्ट्रीय बाजार से, ओके, करेंसी मार्केट्स में से, तो ज्यादातर फिर यहाँ पर ना
झुकाव बदल जाता है, मतलब कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स भी हैं, जहाँ डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी हैं, तो वो भी कहते हैं कि हाँ, हम भी अब यूएस डॉलर में ही इन्वेस्ट करें। तो जिसमें ज्यादा यहाँ पर कमोडिटीज इन्वेस्ट कर देंगे तो उसकी डेफिनेटली वैल्यू राइज होगी। ओके, तो उसकी जब वैल्यू राइज होगी तो फिर उससे यहाँ पर जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है तो वो भी बढ़ता जाएगा। ओके, तो मतलब क्योंकि हमारी करेंसी कमजोर हो रही है, तो ये यहाँ पर बातें हैं। ओके, तो अभी इसको सही करना है ना, तो दोबारा से इंटरवीन आरबीआई को करना पड़ेगा। क्या करेगा? जितना यूएस डॉलर खरीदा है ना उसको बेचना शुरू करे। ओके, मतलब ये कहना, इसका मतलब ये होगा कि मतलब यूएस डॉलर की इतनी वैल्यू नहीं है हमारे सामने, हमारा रुपया हमारे सामने सबसे पहली चीज है। जब ये धीरे धीरे अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूएस डॉलर को बेचना शुरू करेगा, फिर दोबारा से सिचुएशन नॉर्मल हो सकती है, 75 से दोबारा 73 पे हमारा रुपया जो है ना वो आ सकता है। तो अभी बात करें गोल्ड रिजर्व की, तो ये सोने के रूप में भी पैसा रखता है आरबीआई। तो इसके चलते यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये भी 1.2 बिलियन डॉलर के आसपास में इसके चलते, मतलब गोल्ड रिजर्व के चलते बढ़ोतरी देखने को मिली है। ओके, तो ये सेंट्रल बैंक का डाटा कह रहा है हमें। ओके, कुल मिला के 4 बिलियन डॉलर का है, तो 3 बिलियन के आसपास तो फॉरेन करेंसी एसेट से ही हो गया, तो अभी 1 बिलियन के आसपास गोल्ड रिजर्व से हो रहा है। तो सोने को भी रिजर्व पे रखता है आरबीआई, और उसकी वैल्यूएशन जिस तरीके से भी मार्केट में उसके मतलब एप्रिसिएशन होती है या डेप्रिसिएशन होती है, उसके हिसाब से भी उसकी वैल्यूएशन भी बढ़ती है या कम हो जाती है। इसके अलावा आते हैं, तीसरी चीज आती है स्पेशल ड्राइंग राइट्स, उसको शॉर्ट फॉर्म में हम एसडीआर भी बोलते हैं। तो ये किसके साथ लिंक्ड होते हैं? ये लिंक्ड होते हैं आईएमएफ के साथ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ। ओके, तो यहाँ पर एक और कंपोनेंट है, तो ये भी फॉरेन एक्सचेंज का ही यहाँ पर किटी है, जिसमें बल्कि बढ़ोतरी देखने को मिली। तो कम हुई, इतनी ज्यादा नहीं है। कितनी हुई है? 6 मिलियन डॉलर के आसपास। अभी हम मिलियंस में आ गए हैं। ओके, तो बिलियंस की बात हमने अभी छोड़ दी है। ओके, जो पॉइंट के बाद में जो पैसा जुड़ा ना वो मिलियंस में है। तो अभी 6 मिलियन के आसपास यहाँ पर इजाफा देखने को मिला है। ओके, तो ये रिपोर्ट में कहा गया है। तो ये 6 मिलियन डॉलर पे जो इजाफा हुआ ना, तो कुल मिलाकर जो ये एसडीआर में जो पैसा है वो 24 मिलियन तक हो चुका है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर सिचुएशन है हमारे जो आरबीआई का रिजर्व है उसकी। ओके, एसडीआर स्पेशल ड्राइंग राइट्स, तो ये आईएमएफ के साथ ही यहाँ पर जैसे आईएमएफ कंडीशंस रखेगा, बिल्कुल उसी के हिसाब से ही यहाँ पर पैसा हम निकाल सकते हैं या फिर इसमें डाल सकते हैं, जितना भी रिजर्व हमारा इस एसडीआर में होगा। तो आईएमएफ भी ना ये क्या करता है, देखो जैसे भी किसी भी देश की बैलेंस ऑफ पेमेंट की कंडीशन हो, जैसे मैं बात करूं 1992 की, जब हमारे पास लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन जो बिल आया था ना, उससे पहले सिचुएशन बहुत खराब हो चुकी थी भारत की। सिर्फ 2 हफ्तों का रिजर्व बचा था, ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में सिर्फ 2 हफ्तों का पैसा बचा था, कि सिर्फ आने वाले समय में सिर्फ हम ना सिर्फ 2 हफ्ते का ही तेल इंपोर्ट कर सकते थे, सिर्फ इतना पैसा बचा था। ओके, तो देखो कितनी क्रिटिकल कंडीशन थी उस समय हमारी। और उसी समय ना आईएमएफ फिर मदद करता है। आईएमएफ ने कुछ कंडीशंस रखी कि मैं आपको और लोन दूंगा, पैसा दूंगा, लेकिन आपको कुछ कंडीशंस है, आपकी अपनी इकोनॉमी का रुख मोड़ना होगा। ओके, तो तभी फिर कुछ शर्तें आईएमएफ की हमने मानी, और हमारी हमने इकोनॉमी को मार्केट के हवाले कर दिया। ओके, स्टेट का कंट्रोल कम कर दिया, और जो हमारा रुपया था उसको भी मार्केट के हवाले कर दिया। फिर मार्केट ने जो वैल्यू निकाली, तो उससे मतलब चलते चलते अभी देखो हमारा 75 रुपीज तक आ चुका है $1 के प्रति, हमारा जो रुपया है। ओके, इसके अलावा हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी आज की डेट में काफी बढ़ चुका है। तो आज की डेट में जितना हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है ना, तो इतना है कि हम 13 महीनों का जो ऑयल है ना आसानी से इंपोर्ट कर सकते हैं। ओके, तो किसी जमाने में देखो 2 हफ्ते तक का रिजर्व बचा था, तो आज 13 महीने तक का हम जो है ना इंपोर्ट आसानी से कर सकते हैं, इतना रिजर्व पे पैसा बचा है। तो मतलब हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ी है, ग्रो हुई है, जब हमने मॉडल चेंज किया, इकोनॉमिक मॉडल चेंज हुआ। ओके, तो आईएमएफ ना लोन देता है इस तरीके से, जब हम कंडीशंस उसकी मानते हैं, फिर सही तरीके से अगर इकोनॉमी बढ़नी शुरू हो जाती है, तो इस तरीके से फिर वो भी सपोर्ट अपनी प्रोवाइड करता रहता है हर एक ऐसी कंट्री को जिनकी इकोनॉमी लड़खड़ा गई है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर स्पेशल ड्राइंग राइट्स होते हैं। तो अभी इनमें भी पैसा रखते हैं, बहुत सारी कंट्रीज रखती हैं। और इसी के चलते आगे बात कर रहे हैं कि अभी जो राइस देखने को मिला फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में, तो उसका एक यहाँ पर टिपिकल फैक्टर ये भी है कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, और जो बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही है, उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसके अलावा जो ऑफशोर इन्वेस्टर्स हैं, ओके, मतलब कि जो हमारे यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स हैं, तो वो भी अगर इन्वेस्ट करें तो उसमें भी जो है उसके चलते भी ग्रोथ हो रही है, वैल्यूएशन बढ़ रही है। इसके अलावा जो एफडीआई आ रही है अगर यहाँ पर जो सेक्टर्स हैं वहां पर, तो उसके चलते भी, ओके, उसके चलते भी, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहने का मतलब किसी पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आई है। ओके, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कोई कोई इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट कर रहा है किसी कंपनी में, लेकिन यहाँ पर कोई पूरी कंपनी यहाँ पर इन्वेस्ट कर रही है। सपोज जब एप्पल पूरा अपना प्लांट लेकर आ रहा है तो एफडीआई है। ओके, तो अगर कोई बंदा इन्वेस्ट कर रहा है ना बाहर से, तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट उसको बोलेंगे। ओके, तो अभी इस तरीके से यहाँ पर इजाफा ये आए हैं ज्यादातर, तो इसके चलते भी यहाँ पर ना
वैल्यूएशन बढ़ी है अलग अलग तरीके से, तो यहाँ पर हमारा रिजर्व जो है वो बढ़ता जा रहा है। थोड़ा सा डेफिनेशन देख लो एसडीआर की। तो एसडीआर एक तरीके का सप्लीमेंट्री फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एसेट है, जिसको कि आईएमएफ खुद ही मेंटेन करके चलता है। जितने भी आईएमएफ मेंबर कंट्रीज होती है तो उन सबका पैसा यहाँ पर होता है, तो खुद से मेंटेन करता है। ओके, हम भी यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं कि हमारा इतना पैसा है, तो इतना यहाँ पर हमारे एसडीआर राइट्स हैं हम आपके पैसे में, तो हम जब चाहे तो निकाल भी सकते हैं पैसा। ओके, तो इस तरीके से इसको बनाया गया था 1969 में। तो यहाँ पर बनाया इसलिए गया था कि अगर जो भी कहीं भी किसी भी जमाने में जैसे शॉर्टफॉल आ गया ना कोई भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एसेट में, तो शॉर्टफॉल को पूरा किया जाए। जो भी करेंसी है उसको यहाँ पर इंप्लीमेंट करें, जैसे यहाँ पर गोल्ड हो गया या फिर यूएस डॉलर हो गया। तो इसका जो यहाँ पर आईएसओ जो यहाँ पर करेंसी कोड है वो यहाँ पर आईएसओ 4217 है। इसके अलावा जो यहाँ पर न्यूमेरिक कोड है वो 960 है। ओके, इंडिया के हिसाब से। तो अभी थोड़ा सा ये भी सिनेरियो देखो, अभी कौन कौन से देश के पास कितना कितना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, तो उसका थोड़ा अंदाजा देख लो। टॉप पर चाइना है। ओके, तो ये मार्च 2021 तक का डाटा है। तो अभी ये मिलियंस में डाटा दिया है, ये बिलियंस में नहीं है, ये मिलियंस में है। तो ये लगभग जो है ना यहाँ पर 32 लाख के आसपास है, 33 लाख आप अप्रोक्सीमेटली कह सकते हो कि 33 लाख जो है ना उसका मिलियन डॉलर के आसपास है ये। तो या फिर इसको आप अगर बिलियन डॉलर में कहना चाहते हो तो उसको आप कह सकते हो अप्रोक्सीमेटली जो है ना 3300 बिलियन डॉलर की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है चाइना का। तो हमारा कितना है, हमारा 581 है। ओके, हमारा 1000 भी नहीं पहुंचा है, तो ये 3000 भी क्रॉस कर चुका है। तो चाइना का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इतना बड़ा है, तो ये भी चाइना का सेंट्रल बैंक ही इसको कंट्रोल करके चलता है। फिर जापान देख लो, जापान का भी काफी है, 1368 बिलियन डॉलर के आसपास है। स्विट्जरलैंड का जो है 1000 या 1100 बिलियन डॉलर के आसपास का है। तो भारत का 581 बिलियन डॉलर के आसपास का, जैसे मैंने अभी बताया। लेकिन यहाँ पर एक खास बात यह है कि यहाँ पर राइज देखने को मिल रहा है, लेकिन इनके जो ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। ओके, तो ये आप रशिया देख लो, ताइवान देख लो, तो मतलब रशिया भी भारत से नीचे ही है। थोड़ा सा ये फर्क ज्यादा नहीं है लेकिन नीचे ही है। ओके, इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट कंट्री सिंगापुर देख लो, तो 381 बिलियन डॉलर के आसपास इसका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। जर्मनी देखो 266 बिलियन डॉलर के आसपास है। यूके देख लो, वो 212 बिलियन डॉलर के आसपास का इसका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। अभी सबसे अहम देश है अमेरिका। ओके, तो उसका भी देख लो, तो ये देखो 21 नंबर पर इसका कितना है, इसका यहाँ पर 142 ओके बिलियन डॉलर के आसपास इसको कहा जा रहा है अभी। तो अगर यूएस की बात करें तो इसका काफी कम है। ओके, मतलब इतना पैसा ये अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में नहीं रख रहा, अपनी इकोनॉमी में ये इतने इसने काफी पैसा लगा दिया। अभी जैसे रिलीफ पैकेज वगैरह भी दिए ना, तो इसके चलते भी काफी पैसा रिजर्व से भी इसने निकाल कर लगाया है। तो चाहे इसी यहाँ पर इसी रीजन से ये अभी जो लेटेस्ट डाटा है ना, तो अभी ये 142 बिलियन डॉलर के आसपास हो चुका है। तो ये था पूरा का पूरा सिनेरियो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के बारे में। तो कैसा लगा आपको ये लेक्चर, मुझे फीडबैक जरूर देना। देखो, मैंने बड़ी कोशिश की कि लेक्चर में खत्म करूं जल्दी से जल्दी, लेकिन करते करते एग्जांपल्स देते देते खींचा जाता है लेक्चर। फिर भी मैं आगे से कोशिश करूंगा कि 10 मिनट से पहले पहले मैं लेक्चर कंप्लीट कर दूं। ओके, जो भी मैं टॉपिक लेकर आऊंगा। तो कैसा लगा लेक्चर, आप फीडबैक अपना जरूर दें, शेयर करें इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा, और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।